न्यूमेरिकल नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 19 है और पेज नंबर 101 है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर and a change in current in the first coil induces an EMF of 0.5 volt in the second coil. If the mutual inductance is 0.2 Henry, calculate the rate of change of current in the first coil. तो बच्चों ये सवाल जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस हुआ दो कॉइल है। कितने कॉइल है? दो कॉइल। और कह रहे हैं बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है फर्स्ट कॉइल का। आपको पता है फर्स्ट कॉइल को आप लोग कहते हो प्राइमरी कॉइल और सेकंड कॉइल को आप क्या कहते हो? आप कहते हो सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि दो कॉइल थे, दोनों को साथ एडजेसेंट एक दूसरे के रखा गया था और एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और दूसरे कॉइल में ईएमएफ आ रहा है 0.5 वोल्ट। तो किस कॉइल में ईएमएफ आता है? प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में आता है? ईएमएफ किस में इंड्यूस होता है, प्राइमरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में? सोच के बताइए, जल्दी बताइए। सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ आता है। तो वीएस कितना आया? 0.5 वोल्ट। आगे लिखा है इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.2 हेनरी, एम की वैल्यू क्या हो गई? 0.2 हेनरी। आगे लिखा है कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। तो मतलब ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट कॉइल का मतलब प्राइमरी कॉइल होता है। अब आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला होता है Vs बराबर है m डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। यहां पर माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए था तो मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखिएगा Vs आपको पता है कितना है बच्चों? 0.5। m कितना है बच्चों? 0.2। डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी क्या करना है आपको? फाइंड करना है। तो आपने क्या करना होगा? 0.5 को डिवाइड करेंगे 0.2 से तो क्या आएगा? क्या आएगा बताइए, कैलकुलेटर में बताइए क्या आ रहा है? 5/2 2.5 क्या आएगा? 2.5 आएगा। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो आंसर आएगा एम्पेयर सेकेंड। ठीक है, आंसर जो आएगा 2.5 उसकी यूनिट होगी एम्पेयर सेकेंड। ठीक है, तो ये पहला न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, a coil with an inductance of 0.5 Henry experiences a rate of change of current of 2 ampere per second. Calculate the induced EMF in the coil. बच्चों यहाँ पर एक कॉइल की बात हुई है, स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था अ कॉइल। तो कितने कॉइल की बात हुई है? एक कॉइल। एक कॉइल की जब बात होगी और बात होगी कि इंड्यूस हो रहा है EMF, तो मतलब ये सेल्फ इंडक्शन है। क्या ये? अगर दो कॉइल की बात होगी तो म्यूचुअल इंडक्शन है। तो यहाँ पर एक कॉइल की बात हो रही है बच्चों और कहा जा रहा है उस कॉइल की इंडक्टेंस, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल की क्या है बच्चों? सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो गया? 0.5 हेनरी। आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है इस कॉइल का? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। कितना है? 2 एम्पेयर पर सेकेंड। 2 एम्पेयर पर सेकेंड। और इसके बाद आगे लिखा है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या निकालना है आपको? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बच्चों ये सवाल जो है ये है सेल्फ इंडक्शन का, तो फॉर्मूला वही है, जस्ट इस केस में प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होता। तो फॉर्मूला होगा V बराबर है L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां पर V आपको फाइंड करना है, L है 0.5 और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी कितना है बच्चों? 2 है। तो V आएगा 1। क्या आएगा? 1। और V है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। क्या पढ़ेंगे बच्चों? न्यूमेरिकल नंबर 3। आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप फ्रीक्वेंट में बहुत तेजी से कर लेंगे ये। ठीक है, क्विकली कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। अगेन यहाँ पर दो कॉइल की बात की जा रही है, तो कौन सा टॉपिक होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। इफ अ कॉइल इन करंट, इफ अ चेंज इन करंट ऑफ 3 एम्पेयर पर सेकेंड इन द फर्स्ट कॉइल। तो पहले कॉइल की बात हो रही है और इतना चेंज ऑफ करंट हो रहा है, तो डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी कितना है?
3 एम्पियर पर सेकंड का चेंज ऑफ करंट हो रहा है पहले कॉइल में, तो डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी, पहले कॉइल की बात करेंगे तो पी लगाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ 4 वोल्ट का, तो 4 वोल्ट का ईएमएफ आ रहा है तो किसमें आता है ईएमएफ, सेकेंडरी में आता है। 4 वोल्ट का ईएमएफ आ रहा है तो आएगा किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। और आगे लिखा है बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो फॉर्मूला सेम है, आपको पता है वी एस बराबर है एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। तो आपको वी एस पता है 4, एम आपको फाइंड करना है, एम आपको फाइंड करना है तो एम की जगह एम लिख दिया, और डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी क्या है बच्चों, 3 है। तो 4 डिवाइड बाय 3 आपने करना है, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो m की वैल्यू आपके पास आएगी, डिवाइड करने पे क्या आएगी बच्चों, 1.33। म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट हेनरी होती है, क्या होता है, हेनरी। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है अब हम करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल 4 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है a transformer has 200 turns in the primary coil and 400 turns in the secondary coil। आपको प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 120 वोल्ट, प्राइमरी वोल्टेज गिवन है 120 वोल्ट, कैलकुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज, आपको सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज फाइंड करना है। तो ट्रांसफॉर्मर हैज कितने नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चे, 200। तो एनपी क्या हो गया, 200 टर्न्स। आगे लिखा हुआ है सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चों, 400 टर्न्स। और आगे लिखा है इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 120 वोल्ट, प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट है। आपको कहा जा रहा है आप फाइंड करिए सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ कितना वोल्टेज होगा, कैलकुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर के लिए, फॉर्मूला कौन सा होगा, तो फॉर्मूला होता है वी एस अपॉन वी पी बराबर है एन एस डिवाइड बाय एन पी। ठीक है, तो बच्चों यहां पर वी एस आपको पता नहीं है तो वी एस की जगह वी एस, वी पी आपको पता है 120, एन एस आपको पता है 400, एन पी आपको पता है 200। तो आपने क्या करना है, वी एस फाइंड करना है। तो 400 अपॉन 200 क्या होगा, 2 आएगा। ठीक है, और 120 वैसे ही आ गया, डिवाइड से चला गया मल्टीप्लाई में, तो वी एस की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 240 वोल्ट। तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज आ रहा है ट्रांसफॉर्मर के वो कितना आ रहा है, 240 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 4 था। न्यूमेरिकल नंबर 5 है एन इंडक्टर विथ एन इंडक्टेंस ऑफ 0.02 हेनरी हैज अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑफ 2 एम्पियर, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। इसमें आपको बताना है इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, क्या बताना है, इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो बच्चों इंडक्टर की इंडक्टेंस, न्यूमेरिकल नंबर 5, इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है बच्चों ये है आपको गिवन 0.02 हेनरी, सेल्फ इंडक्शन हैज अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 2 एम्पियर, कितना करंट है, 2 एम्पियर। इसके बाद है कैलकुलेट द एनर्जी, आपको एनर्जी फाइंड करना है। बच्चों ये टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, पेज नंबर क्या है, सेल्फ इंडक्शन के अंदर है, पेज नंबर 84 के ऊपर है एनर्जी का टॉपिक, मैंने बताया पेज नंबर 84। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, सेल्फ इंडक्शन के केस में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो बच्चों हाफ वैसे आ गया, एल आपको 0.02 गिवन है और आई आपको गिवन है 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल हो जाएगा तो 0.04 आ जाएगा। चेक करें आंसर ये आएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नंबर 5 हो गया। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 5। अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है A coil stores energy in the form of electric potential energy of 0.2 जूल। कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है बच्चों, 0.2 जूल। आगे लिखा है when it carries a current of 2 एम्पियर, कितना करंट कैरी कर रहा है, 2 एम्पियर। आगे लिखा हुआ है
इंडक्टेंस। तो बच्चों अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला वही है, E इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको E गिवन है 0.2, हाफ वैसे ही आ गया, L आपको फाइंड करना है, I है 2, तो 0.2 वैसे ही आ गया, डिवाइड में बल्कि 2 का इसका 4 डिवाइड बाई 2 2 ही आएगा, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो आपको इंडक्शन फाइंड करना है, इंडक्टेंस निकालना है, तो 0.1 आ जाएगा, और इसकी यूनिट थी हेनरी। क्या होती है यूनिट? हेनरी। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 6। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7। सारे न्यूमेरिकल्स एक एक फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल लेंथी नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टॉपिक का, बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल 7 में कहा जा रहा है an AC generator produces an alternating current with a maximum voltage of 240 volt। मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है बच्चों, कितना है? 240 वोल्ट। आगे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी है कितनी? 50 हर्ट्ज। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। आपको पीक वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, इसमें जो है याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है ना, ये आपकी बुक में जो आपने टॉपिक पढ़ा है एसी जनरेटर का, उसमें ये कोई आपके पास मौजूद नहीं था फॉर्मूला, लेकिन आपको फॉर्मूला जो है वो मैं बता देता हूँ कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो पीक वैल्यू का 0.7 होता है, ये 70% होता है। 0.707 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं 707 लिख देता हूँ, ठीक है। जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो पीक वैल्यू का कितना होता है, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है बच्चों कितनी आ रही है? 240 आ रही है, डिवाइड बाय 0.707 कीजिएगा, बताइएगा क्या आ रहा है। ठीक है, बताइए 240 को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया? डिवाइड करना बेटा। 339, ठीक है। तो बच्चों ये बुक में आंसर मौजूद है, पीक वोल्टेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 339 आ रहा है। बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है रिलेट करने के लिए कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो 0.707 होगा पीक वोल्टेज का, या इसको समझ लो 70%। जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 70% है पीक वोल्टेज का, ठीक है। पीक वोल्टेज अगर 339 है तो आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज कितना आया था? 240 आया था। तो दोनों न्यूमेरिकल नंबर 7। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर ये फॉर्मूला डिस्कस नहीं हुआ था, ठीक है, इसीलिए आपको आइडिया नहीं था, मैंने आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल में आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें 1000 टर्न्स हैं, और आगे लिखा है प्राइमरी के अंदर, तो एनपी हो गया कितना? 1000, एंड 200 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितना हो गया बच्चों? 200 टर्न्स। आगे लिखा हुआ है इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 120 वोल्ट। प्राइमरी वोल्टेज अगर 120 वोल्ट है तो बताइए सेकेंडरी में कितना वोल्टेज होगा? सेकेंडरी में सेकेंडरी का वोल्टेज क्या होगा? वो जो सॉल्व करना है इसको हमने, तो फॉर्मूला वही है, अभी बताया मैंने आप लोगों को। क्या बताया था? Vs अपॉन Vp बराबर होगा किसके? NS अपॉन NP। अब बच्चों यहां पर जो Vs है ये आपको पता नहीं है, ठीक है। Vp पता है 120, NS आपको पता है 200, आपको इसके अलावा NP पता है 1000, ठीक है। तो आप Vs फाइंड करेंगे तो 200 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो Vs क्या आएगा? बताइएगा मुझे, Vs क्या आएगा? टू 200 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करवाइए, फिर डिवाइड किए 12 से, आएगा 240 आएगा, 240 वोल्ट आएगा। 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 120,
240 आएगा, चेक करिएगा, सॉरी 24 आएगा, 24 वोल्ट, स्टेप डाउन है ना, 24 आएगा। ये मिस्टेक कर दी हमने, इस वजह से आंसर आपको मिस्टेक लग रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, हमने इसको सही से अरेंज नहीं किया। 200 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये 2 0 कैंसिल होगा, यहाँ से 1 यहाँ से कैंसिल होगा, तो 2 × 12 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और तो क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहना है, तो देखिएगा, क्वेश्चन 9 में कहा जा रहा है अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर, कितनी लेंथ है कंडक्टर की, 0.4 मीटर। आगे लिखा है वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, तो एंगल कितना हो गया 90। आगे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.3 टेस्ला। कैलकुलेट द मोशनल ईएमएफ, आपको मोशनल ईएमएफ क्या करना है, फाइंड करना है। बच्चों मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है VBL साइन थीटा, ये फॉर्मूला है मोशनल ईएमएफ का। बच्चों V कितना है 5, B कितना है 0.3, लेंथ आपको पता है 0.4, और आपको साइन 90 लिख दिया, ठीक है। आपको मोशनल ईएमएफ मतलब वोल्टेज निकालना है, तो 0.6 वोल्ट आपके पास आंसर आएगा, कैलकुलेटर करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तमाम न्यूमेरिकल इस चैप्टर के हमने क्या कर लिए, मुकम्मल कर लिए। 9 न्यूमेरिकल थे टोटल, 9 न्यूमेरिकल हमने मुकम्मल कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे एमसीक्यूज जरा जल्दी से। तो एमसीक्यूज हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19 के बच्चों। तो पहला एमसीक्यूज है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व्स, इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिज्म के थ्रू, तो उसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में, द यूज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉर पावर जनरेशन, द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय फोटोवोल्टाइक सेल। आप लोग क्या लगता है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। सी, तो ऑप्शन सी इज राइट कि द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये जनरेटर आपने पढ़ा हुआ है, उसमें कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें क्या आया था, ईएमएफ आया था, वोल्टेज आया था, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो 1 का जो आंसर है बच्चों क्या है, वो सी है। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी जनरेटेड बाय रिलेटिव मूवमेंट नोन एज जनरेटर इफेक्ट एंड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नोन एज द ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट। ए ट्रांसफॉर्म ट्रू इन ट्रांसफॉर्मर ओनली, फॉल्स इन ऑल केसेस, एप्लीकेबल टू बोथ केसेस, ट्रू ओनली फॉर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है रिलेटिव मूवमेंट की वजह से, उसको हम बोलते हैं जनरेटर इफेक्ट। एंड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट। तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मर के लिए सही है, सारे केस के लिए गलत है, या एप्लीकेबल टू बोथ केसेस है, क्या लगता है आप लोगों को, सी एप्लीकेबल टू बोथ केसेस, मतलब ये तो दोनों केसेस में ये ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू का भी आंसर क्या है बच्चों, सी है। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज, इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कैसे, द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द कंडक्टर्स मोशन, द डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, द रिडक्शन इन द एरिया ऑफ द कॉइल। क्या लगता है आप लोगों को, सी, ये भी सी है कि आप चाहते हो अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाना ईएमएफ का, तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये किसने बताया, फैराडे लॉ ने बताया। किसने बताया, तो 3 का आंसर सी है। नेक्स्ट है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन opposes that current in a circuit always opposes the change in magnetic flux, that the induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, that a changing electric field produces a magnetic field, that magnetic field can only be produced by electric current। तो फैराडे लॉ की बात हो रही है बच्चों, तो ये ऑप्शन बी इज राइट। क्या ये ऑप्शन बी इज राइट, जो क्या कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये फैराडे लॉ की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है लेंज लॉ प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट to conserve electric charge by stating that induced current will oppose the change causing it by following the direction of applied magnetic field based on the magnitude of the electric field। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें,
5 का ऑप्शन बी इज राइट, जिसमें क्या बोल रहे हैं कि इंड्यूस करंट अपोज करता है अपने कॉस को, किसको, कॉस को अपोज करता है। तो 5 का जो आंसर है वो क्या है, बी है। नेक्स्ट है बच्चों 6, एडी करंट प्रोड्यूस, एडी करंट क्या प्रोड्यूस करता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन द कंडक्टिव मटेरियल, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद नो हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोजिट द इंड्यूसिंग फील्ड एंड कॉजिंग हीटिंग इन द कंडक्टर। याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से कंडक्टर जो गर्म हो रहा है ना, हीटिंग इफेक्ट जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, एडी करंट की वजह से आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट। 6 का एडी करंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर या स्टेबलाइजर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें जो हम शीट यूज कर रहे होते थे, बहुत सारी शीट को जोड़ के बनाते हैं, ठीक है, और उसके अक्रॉस एक साइड पे हम एक कॉइल लपेटते हैं, दूसरी साइड पे दूसरा कॉइल लपेटते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी। तो वो जो प्लेट्स बहुत सारी जोड़ के हम लोग बना रहे हैं ना, फील्ड कोर बना रहे हैं, तो वो कोर गर्म हो जाता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो गर्म होता है क्योंकि उस कोर में करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाता है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 7, हम लैमिनेट भी करते हैं, उस जो शीट का जो कोर बनाया गया उसको हम लैमिनेट करते हैं ताकि प्राइमरी कॉइल का करंट सेकेंडरी कॉइल में ना चला जाए। तो उसको क्या वो क्या करता है, रिड्यूस द, वो लैमिनेटेड आयरन कोर जो हम यूज कर रहे हैं मोटर में या ट्रांसफार्मर में, उससे क्या हो रहा है, ए रिड्यूस द वेट ऑफ द डिवाइस, एनहांस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द एडी करंट लॉस एंड रिड्यूस हीटिंग, इंक्रीज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द कोर। तो मिनिमाइज एडी करंट लॉसेस एंड रिड्यूस हीटिंग। तो सी 7 का जो आंसर है वो सी है। इसके बाद बच्चों 8, नेक्स्ट पेज पे है 8। इसमें कहा जा रहा है सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना वेयर अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल। तो ये ऑप्शन बी इज राइट, कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा किसी कॉइल का तो उस कॉइल में खुद भी ईएमएफ आएगा, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो 8 का आंसर क्या है बच्चों, बी। 9, an inductor stores electric potential in the form of magnetic field within its coil, ऑप्शन बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो है ना एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर के अंदर। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द केमिकल रिएक्शन यूजिंग परमानेंट मैग्नेट टू मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज। तो बच्चों 10 का जो आंसर है वो बी है, कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, क्या बोलते हैं। तो 10 का जो आंसर है वो भी क्या है बच्चों, बी है। तो इस तरह सारे एमसीक्यू जो थे हमने मुकम्मल कर लिए चैप्टर नंबर 19 के।